हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तलाश कार्यक्रम को किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है? मोबाइल ऐप, प्रिंटेड हैंडबुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर टीवी चैनल? तो ये किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर तलाश पहल की शुरुआत की है ताकि जनजातीय छात्रों में आत्मविश्वास, जीवन कौशल और करियर मार्गदर्शन को विकसित किया जा सके। इस कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 1.38 लाख से अधिक छात्रों को इससे लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ दिया गया है यूनिसेफ। क्या है ये यूनिसेफ? तो आइए देखते हैं। यूनिसेफ एक संस्था है यूएन या जिसे आप यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, उसके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। 1946 में यूएन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और जब 1946 में इसकी स्थापना की गई तब इसका जो नेम था वो था आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद जब ये यूनिसेफ का परमानेंट मेंबर ये एक एजेंसी के रूप में बना तो इसका जो नाम है 1953 में नेम चेंज किया गया और इसका नेम किया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब बात करें इसका उद्देश्य है जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, ये इसका मुख्य काम है। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर का चित्र किस स्थान पर अनावरण किया गया है? ओवल ग्राउंड लंदन, एमसीसी म्यूजियम लॉर्ड्स, ईडन गार्डन कोलकाता या फिर ट्रेट ब्रिज नॉटिंघम? तो ये किया गया है एमसीसी म्यूजियम लॉर्ड्स के अंदर। 10 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एमसीसी म्यूजियम में भारतीय क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर का चित्र अनावरण किया गया है, जिसे प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है। और ये आयोजन भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले हुआ, जहां तेंदुलकर ने परंपरागत घंटी बजाकर मैच की शुरुआत की। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है और वहां किसी खिलाड़ी का चित्र लगना ये उसके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या HUL की नई CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जावा, नितिन परांजपे, प्रिया नायर या फिर संजीव मेहता? तो ये हैं आपकी प्रिया नायर जिन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी 1931 में। जब 1931 में इसकी स्थापना की गई तब जिसका नाम था वो था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके बाद 1956 में इसमें बहुत सारे ग्रुप्स के मर्जर हुए और इसका नेम चेंज किया गया, वो था इसका नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। उसके बाद 2007 में इसका फिर से नेम चेंज किया गया और 2007 में जो नेम हुआ वो हुआ इसका HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करें कि ये डील किस किस चीज में करता है, तो ये आपके ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट जो हैं, बात करें फूड, रिफ्रेशमेंट, वाटर प्योरिफिकेशन, ऐसी चीजों के साथ ये डील करता है। प्रिया नायर को 1 अगस्त 2025 से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या HUL की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO और प्रबंध निदेशक या MD नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यूनिलीवर की एक ग्लोबल ब्यूटी एंड वेल बीइंग यूनिट की
प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही थी। और जो इस पद पर हैं वो वर्तमान में है सीईओ रोहित जावा, जो 31 जुलाई 2025 को ये पद को छोड़ेंगे या उनका कार्यभार खत्म हो रहा है। उसके बाद प्रिया नायर इस पद पर कार्य करेंगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? उत्तर प्रदेश, ये है यहाँ पर बी और ये है आपका सी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा एक पुलिस अभियान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी नामक एक विशेष पुलिस अभियान की शुरुआत की है ताकि फर्जी संतों और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस अभियान का जो नाम है वो हिंदू पौराणिक कथा का एक राक्षस था कालनेमी, उससे प्रेरित होकर रखा गया है, जो साधु का वेश धारण कर लोगों को भ्रमित करता था या परेशान करता था। अब इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है धार्मिक धोखाधड़ी, शोषण और सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है 11वां मक्का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे आप फिकी या FICCI भी कहते हैं, और ICAR IIMR जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और IIMR को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहते हैं, के द्वारा 11वां मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। अब इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मक्का के उत्पादन को 2047 तक 46 मिलियन टन तक बढ़ाना, जो कि वर्तमान में आपका 42.3 मिलियन टन है। मक्का का पोषण, इथेनॉल उत्पादन, औद्योगिक उपयोग और पशु चारे के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ बात करें हम फिकी की, ये क्या है? ये है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1927 में। ये इंडिया की बिजनेस और इंडस्ट्री के रूप में कार्य करती है और ये एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर सरकारी और गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब यहाँ बात करें ICAR और IIMR की, तो ये जो IIMR है या जिसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च भी कहते हैं, ये कार्य करता है ICAR के तहत, या इसके अंतर्गत ये काम करता है। क्या करता है? जो आपके मिलेट्स हैं जिसे आप मोटा अनाज कहते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनके ऊपर ये रिसर्च करता है और ये कोशिश करता है कि इनकी उपयोगिता को और इनके उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है आपका 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर रांची? तो ये आपकी हुई है आयोजित झारखंड के रांची में। रांची झारखंड में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। ये बैठक 2 वर्षों के अंतराल के बाद हुई है। जिस पिछली बैठक थी वो इसकी 10 दिसंबर 2023 को पटना के अंदर हुई थी, और इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब बात करें कि ये पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? ये जो क्षेत्रीय परिषद हैं ये आपके टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 हैं, जिसमें उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, इन 5 में ये डिवाइड है। उसमें से ही एक है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अब ये जो बैठक हुई
इसमें क्या मुख्य केंद्र थे या क्या इसके मुख्य बिंदु थे? तो इसके जो मुख्य बिंदु रहे वो थे विकास, संघवाद, सुरक्षा और अंतर्राज्यीय मामलों पर चर्चा। ये इस बैठक के मुख्य बिंदु थे। अब यहाँ मैंने आपसे एक शब्द कहा है संघवाद। संघवाद, संघवाद को आप फेडरलिज्म भी कहते हैं। क्या है ये संघवाद? संघवाद एक सरकार की ही प्रणाली है जिसमें जो सत्ता है वो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में विभाजित की जाती है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसे आप एनडीबी भी कहते हैं, कि नए सदस्य के रूप में हाल ही में किन 2 देशों को शामिल किया गया है? पाकिस्तान और श्रीलंका, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। तो जो 2 देश इसमें शामिल किए गए हैं वो हैं आपके कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अब बात करें यहाँ हम एनडीबी की या न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी जो स्थापना की गई या इसे आप पहले जो जानते थे वो आप ब्रिक्स डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो पुराना नाम है। उसके बाद इसका 2012 में प्रस्ताव रखा गया, जब 2012 में ब्रिक्स का 4th समिट सम्मेलन जो हुआ इंडिया के नई दिल्ली में, वहां पर भारत सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि एक न्यू डेवलपमेंट का विकास किया जाए या इसे बनाया जाए। उसके बाद 2012 में इसका प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। 2012 के प्रस्ताव के बाद 2014 में इसमें जो इसके समझौता था इसे मतलब बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। इसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए 2014 में, और उसके बाद हस्ताक्षर होने के बाद 2015 में ये ऑफिशियली वर्केबल हो गया, यानी काम करने लगा। और जो इसके पहले अध्यक्ष बने, फर्स्ट अध्यक्ष, वो थे आपके के.वी. कामत। ये इस बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे 2015 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसे एनडीबी कहते हैं कि 10वीं निदेशक मंडल बैठक के बाद कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को आधिकारिक रूप में इसकी सदस्य प्रदान की गई है, जिससे बैंक के कुल सदस्य देशों की संख्या अब 11 हो चुकी है। एनडीबी का उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करता है? ये उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे, सतत विकास और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका कार्य है। यह ग्लोबल साउथ की चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप बनाने में सहायक भूमिका अपनी निभा रहा है। नेक्स्ट है आपका सहेली स्मार्ट कार्ड योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली परिवहन निगम या डीटीसी, नगर निगम दिल्ली या फिर दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग। तो ये शुरू की गई है आपके दिल्ली परिवहन निगम या डीटीसी के द्वारा। दिल्ली परिवहन निगम या डीटीसी ने गुलाबी टिकट योजना को समाप्त कर सहेली स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ताकि मुफ्त बस यात्रा के दुरुपयोग को रोका जा सके और प्रणाली को डिजिटल व पारदर्शी बनाया जा सके। ये योजना केवल दिल्ली निवासी महिलाओं यानी कि जो दिल्ली में रह रही महिलाएं हैं उनके लिए, और जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए ये सिर्फ लागू है जिनके पास आधार कार्ड और दिल्ली का वैध पता प्रमाण होगा। उन्हीं के लिए ही ये होने वाली है, ये जो योजना चलाई गई है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ क्वेश्चंस। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।